हेलो गाइस। तो फिर एक सीरीज में आपका चैप्टर हमारे पास आज पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बट एक बात है, इस बार जो हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए वो तैयारी करिए बेटा क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में। तो जो भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कोशिश की आपको समझाने की। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या? पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप है पीपल का जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट में पावर लेने के लिए। वो कुछ पॉलिसीज पर, प्रोग्राम्स पर जो सोसाइटी के लिए बनाने चाहते हैं वो उस पर कलेक्टिव गुड के लिए तैयारी करते हैं, एग्री होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो उन पॉलिसीज को इलेक्शन जीत कर आप तक पहुंचा पाए। पार्टीज एक्चुअली हैं क्या? पार्टीज सोसाइटी का पार्ट हैं जो पार्टीशनशिप को इन्वॉल्व करती है। पार्टीशनशिप आपका एक टर्म है जो बेटा यूज़ किया जाता है जब आपका लगाव किसी एक पार्टी के लिए, ग्रुप के लिए ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रांगली आप उसमें बिलीव करते हो, तो वो कहलाता है पार्टीशनशिप। और जो पार्टी है, इस तरह की पार्टी क्या है? पार्टी बताती है कि वो किस पार्ट के लिए खड़ी है, किसके लिए पॉलिसीज बना रही है और किसके इंटरेस्ट के लिए वो स्टैंड करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है फॉलोअर्स। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन आता है 1 मार्क में या 3 मार्क में, तो ये आपका उसका आंसर होगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के। या क्वेश्चन बन जाए, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है। तो जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसको मेंशन करेंगे तो उसका आंसर ही होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती हैं और पॉलिटिकल ऑफिस को फिलअप करती हैं। तो पहला फंक्शन आता है कि पार्टीज कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को। ज़्यादातर डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन लड़ता है? कैंडिडेट्स लड़ते हैं पार्टीज़ के। और पार्टीज भी सेलेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके से कि हमारे यहाँ पर किस एरिया से कैंडिडेट कौन होगा। जैसे अगर बात करें यूएसए की, तो यहाँ पर मेंबर्स और सपोर्टर्स चूज करते हैं अपने कैंडिडेट को। जबकि दूसरी कंट्रीज जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं कि इस बार कैंडिडेट कौन खड़ा होगा इलेक्शन में लड़ने के लिए। सेकंड, पार्टीज आपके सामने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेकर के आती है जिसमें से वोटर चूज करता है भाई किसकी पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी हैं। तो डेमोक्रेसी में बहुत तरह के ओपिनियंस को एक साथ ला करके इकट्ठा किया जाता है और प्रोवाइड करता है डायरेक्शन कि पॉलिसीज गवर्नमेंट कैसे बनाएगी। तो पार्टी क्या करती है यहाँ पर, जो बहुत तरह के ओपिनियंस हैं उनको कंसाइज करके, छोटा करके बेसिक पोजीशन पर लेकर के आते हैं जिसको वो सपोर्ट करती है कि इतनी सारी ओपिनियन में से, इतनी सारी पॉलिसीज में से हम इन पर्टिकुलर ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका, पार्टीज हेल्प करती हैं या रोल प्ले करती हैं लॉज बनाने में। फॉर्मली अगर हम बात करें, जितने भी लॉज हैं, डिबेट्स हैं, वो कहाँ पास होते हैं? लेजिस्लेचर में। अब क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उनको जाना होता है पार्टी लीडरशिप के अकॉर्डिंग, बिना ये देखे कि उनकी पर्सनल ओपिनियंस क्या मैटर करती है। तो जैसा पार्टी लीडरशिप कहेगी उनको वैसी ओपिनियन देनी होती है। अब पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है इसका कि पार्टीज ही हैं जो पार्टी क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी बनाते हैं, उनको चलाते भी हैं। इसके लिए क्या करते हैं पार्टीज? पार्टी रिक्रूट करते हैं लीडर्स को, उनको फिर ट्रेनिंग देती हैं और फिर उनको मिनिस्टर बनाती हैं ताकि जिस तरीके से वो चाहते हैं गवर्नमेंट को उस तरीके से चला सकें। फिर अगर पार्टीज रोल प्ले करते हैं अपोजिशन का, वो पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो रोल प्ले करती हैं अपोजिशन पार्टी का। यहाँ पर काम क्या है उनका? वो आवाज़ रेज करती हैं, वॉइस उठाती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट के फेलियर को लेकर के, उनकी गलत पॉलिसीज को लेकर के। नेक्स्ट, पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रोवाइड करती हैं। कैसे? वो रेस करते हैं पब्लिक के इश्यूज को, ठीक है, हाईलाइट करते हैं पब्लिक इश्यूज को। पार्टीज के लाखों मेंबर्स हैं जो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं और पार्टीज कई बार मूवमेंट भी लॉन्च करती है लोगों के इश्यूज को रेस करने के लिए, जो प्रॉब्लम लोग सेफ फेस कर रहे हैं उनको समझने के लिए, समझाने के लिए, उनकी बातों को सोल्व करने के लिए। तो पार्टीज कई बार क्या कहते हैं, जो पार्टीज ने बातें करी हैं वो सोसाइटी में क्रिस्टलाइज, उनकी बातें नजर आती है कि पार्टीज को फॉलो किया जा रहा है। लास्ट 7th पॉइंट,
पार्टी प्रोवाइड करती है लोगों को एक्सेस गवर्नमेंट की मशीन या वेलफेयर स्कीम, यानी गवर्नमेंट ने जो भी आपकी स्कीम्स बनाई हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं लोगों के लिए, तो पार्टीज वो लोगों तक पहुंचाती हैं। एक आम आदमी जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो एक लोकल पार्टी लीडर को जल्दी से अप्रोच कर सकता है, बजाय कि गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंच पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लोकल पार्टी लीडर तक आदमी आराम से पहुंच सकता है। इसी वजह से वो पार्टीज को अपने ज़्यादा क्लोज समझते हैं, भले ही वो उन्हें पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच पाते हैं। तो एक ये बात और भी है कि जो पार्टीज है उनको रेस्पॉन्सिव होना होता है पीपल्स की नीड के लिए। अगर पार्टी लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको हटा देंगे। तो व्हाट इज अ नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा कि हमें डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों, क्योंकि वो ये सारे काम करती हैं, जो फंक्शंस हमने भी पढ़े। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं, उनमें भी आज भी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड एक्चुअली क्यों है। अगर हम देखें जो पॉलिटिकल पार्टी का राइज हुआ है वो जुड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के साथ। लार्ज सोसाइटीज को नीड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते। अब जो सोसाइटीज आपकी लार्ज हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो उनको एक एजेंसी की नीड पड़ती है जो क्या करेगी, उनके व्यूज़ को इकट्ठा करेगी, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के जाएगी, उनको प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट के सामने। उनको एक ऐसा नीड होती है ऐसे समवेज की जो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको साथ ला सकें और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही उनके एक ऐसे मैकेनिज्म की नीड है जो सपोर्ट करे, कंट्रोल करे गवर्नमेंट को, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करे, जस्टिफाई करे, और गवर्नमेंट को जब टाइम हो और जब पॉसिबल हो तो उसको अपोज भी कर पाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी नीड्स को फुलफिल करती हैं। इसीलिए आज जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं किसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाती हैं जिसे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये सारे काम करने के लिए नीड है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नीड तो हमें है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होनी कितनी चाहिए और किस तरह की गवर्नमेंट हम देखते हैं आज के वर्ल्ड में, तो ये आपके दो क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, इसी टॉपिक पे क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पहला, डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप और सिटीजन बिल्कुल फ्री हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए। तो अगर हम इस सेंस में बात करें तो किसी भी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं। कुछ कंट्रीज में, अब हम बात करें किसकी, सिस्टम कैसा है। कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी को अलाउ होता है कि वो कंट्रोल करे पावर को, रन करे गवर्नमेंट को। इसे कहा जाता है वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि चाइना। लेकिन एक सिस्टम जो ये वन पार्टी सिस्टम जो है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश होने के एटलीस्ट कम से कम दो पार्टी वहाँ पर हों जो एटलीस्ट वहाँ पर कंटेस्ट कर सकें। बट चाइना में ऐसा नहीं, चाइना में इस्टेब्लिश किया उन्होंने वन पार्टी सिस्टम। दूसरा आपका आता है, कुछ कंट्रीज में पावर लोग एक्सरसाइज कौन करता है, बिटवीन टू मेन पार्टीज। बड़ी कोई दो बड़ी पार्टीज होंगी जिनके बीच पावर शिफ्ट होती रहती है। अदर पार्टीज भी हो सकती हैं, वो इलेक्शन लड़ भी सकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्शन में जीतने की, नेशनल लेजिस्लेशन में यानी पार्लियामेंट बनाने की, तो वही दो मेजर पार्टीज हैं जिनके मेजर चांसेस होते हैं कि वो इलेक्शन में जीत करके अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगे। लेकिन सिर्फ दो ही पार्टी ऐसी होंगी जिनके सीरियस चांस होंगे गवर्नमेंट में आकर पावर बनाने की, मेजोरिटी में आने की। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। जैसे अगर हम देखें तो यूएस में, यूएसए और यूके दोनों में आपका यही सिस्टम है, वहां पर दो पार्टी का सिस्टम चलता है, टू पार्टी सिस्टम है। कुछ कंट्रीज में अलग सिस्टम है, जैसे अगर कुछ पार्टीज उन कंट्री का वो पावर में आने के लिए लड़ती हैं और दो से ज़्यादा पार्टीज के रीजनेबल चांस हों पावर में आने के, या तो अपने आप या अपने एलियंस की हेल्प से, तो उसे कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज के चांसेस हैं, यहाँ पर एलियंस बहुत सारे हैं। जब कुछ पार्टीज मिलकर अपना ग्रुप बना लें
इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए और पावर को आने के लिए, तो उसे कहा जाता है एलियांस और फ्रंट। यानी जब आपकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अपना ग्रुप बना लिया इलेक्शन लड़ने से पहले, उसे कहा जाता है एलियांस और फ्रंट। लेकिन जब मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोग बताते हैं कि ये बड़ा मेसी होता है, ये लीड करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, क्योंकि अलग अलग पार्टीज ने मिलकर इसमें काम किया हुआ है, सबने सपोर्ट किया हुआ है। अगर किसी की बात नहीं मानी, एक ने सपोर्ट हटा दिया, तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है। तो इसे बहुत मेसी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा इनस्टेबल को कहा जाता है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो सिस्टम ये अलाउ करता है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस को एक साथ पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंट करने में। तो हमने 3 सिस्टम पढ़े, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बन जाता है कि इन तीनों में से कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी कंट्री चूज कर पाए। ये इवॉल्व होता है अपने आप ओवर अ लॉन्ग टाइम। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी, इसकी सोशल और रीजनल डिविजन्स पर, और साथ ही हिस्ट्री कैसी रही है पॉलिटिक्स की, और उसका सिस्टम कैसा रहा है इलेक्शन का। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि आपकी कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। अगर आप चाहें इसको बहुत तेज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हर कंट्री का जो सिस्टम होता है वो अपने आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्पेशल सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, कि अगर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सोशल और जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो इतनी लार्ज है इस कंट्री की कि 2 या 3 पार्टीज पूरे डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी सिचुएशन के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम ये वाला ऐसा है जो हर कंट्री के लिए अच्छा होगा, हर सिचुएशन में जो अच्छा होगा एस्टैब्लिश कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करें पार्टीज की नीड की, पार्टी सिस्टम की। तो कंट्रीज के अंदर मैंने देखा नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब ये क्या है? पार्टीज एक्चुअली 2 तरह की होती है बेटा। एक पार्टी वो जो प्रेजेंट होती है किसी एक या 2-4 यूनिट फेडरल यूनिट्स के अंदर, जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर हमारे अगर हम बात करें, और कुछ होती हैं जो सेवरल और ऑल यूनिट्स में होती हैं, यानी 2-4 में से लेकर पूरी कंट्री में हो सकता है उस पार्टी के इन्फ्लुएंस हो। हर पार्टी कंट्री में जो है उसको रजिस्टर होना होगा इलेक्शन कमीशन से। हालांकि इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बड़ी और एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे उन्हें यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है, और इस यूनिक सिंबल को पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, वही यूज कर सकते हैं। इन पार्टीज को कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, आप नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कहलाएंगे, क्या कंडीशंस हैं, वो क्या होती हैं? तो व्हाट आर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। पार्टीज जो कंप्लीट करते हैं उस क्राइटेरिया को जिसको इलेक्शन कमीशन ने सेटअप किया है, तो वो कहलाएंगी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया रखा है पार्टीज के लिए, प्रोपोर्शन किसका, वोट्स का और सीट्स का। जब आप उसको पूरा करते हैं तब आप बन पाएंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है वो? अगर आपको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिक्योर करना होगा एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। यानी जब आपके स्टेट में इलेक्शंस होंगे तो कम से कम 6% वोट आपको उसकी चाहिए, और कम से कम 2 सीट आपको जीतनी होंगी, तब आप कहलाएंगे स्टेट पार्टी। अदरवाइज लोकल पार्टी हैं आप। तो नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? वही लगभग कम से कम 6% वोट, जो लोकसभा इलेक्शन होंगे आपके पूरी कंट्री के, उसका 6% वोट आपको कम से कम मिलना चाहिए। असेंबली में इलेक्शन में कम से कम 4 सीट आपको मिले जो स्टेट इलेक्शन, और कम से कम आपको जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो भी आपको कम से कम 4 सीट आपको जीतनी होंगी लोकसभा की। यानी स्टेट में कम से कम आपको 4 सीट में आपको जीतना होगा, और कम से कम 4 आपको लोकसभा की सीट जीतनी होंगी, तो आप कहला पाएंगे नेशनल पार्टी। तो हमारी कंट्री अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कौन कौन सी? आप सभी मैक्सिमम आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब इनके बारे में बहुत शॉर्ट में कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इन शॉर्ट हम इनको भी कंसाइज करेंगे। आपकी भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसको बनाया गया था, भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, अलग होकर के। इनका मेन एम क्या कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं, इंडिया को बनाएं, और इंस्पायरेशन लें किससे? इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज को आगे बढ़ा करके। कल्चरल नेशनलिज्म को हम आगे बढ़ाएं, जो हिंदुत्व है इसके मेन एलिमेंट है इन कॉन्सेप्ट का, ताकि इंडिया में नेशनहुड और पॉलिटिक्स को बढ़ाया जा सके। ये चाहते हैं कि पूरा टेरिटरी जो है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ जाए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर उसको भी इंडिया में मिलाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके ऊपर अप्लाई किया जाए, और जो रिलीजियस कन्वर्जन्स किया जा रहा है उसको बैन किया जाए। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेनली इसको हिसाब में बोलाते हैं कांग्रेस पार्टी। ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टीज में से एक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, और इस पार्टी में काफ़ी स्प्लिट्स हुए हैं, कभी कभी टूटी, ऐसे बहुत सारी पार्टी निकल के आई हैं। इस पार्टी ने डोमिनेंट रोल प्ले किया है नेशनल और स्टेट लेवल पर आज़ादी के बाद से। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इस पार्टी ने कोशिश की थी मॉडर्न और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। ये सेंट्रिस्ट पार्टी है आइडियोलॉजी में, और जो पार्टी है वो जोर डालती है किसके ऊपर? सेक्युलरिज्म, और जो वेलफेयर है किसका? वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज का। ये सपोर्ट करते हैं नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी। कहते बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1984 में, और लीडर थे इनके कौन? कांशीराम जी। ये कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट करने की जो बहुजन समाज है, जिसमें आपके दलित हैं, आदिवासीज हैं, ओबीसीज हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको भी आइडियाज जो मिले, इंस्पिरेशन किससे मिले? जो आपके पहले लीडर्स हुए हैं, जैसे साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबकी इंस्पिरेशंस को लेकर के, इनके आइडियाज को लेकर के ये पार्टीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। साथ ही कोशिश करते हैं सिक्योर करने के इंटरेस्ट किसके? दलित्स के और ऑप्रेस्ड पीपल के। सोसाइटी में जो भी दबा कुचला होगा, छोटा होगा, ये उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आप कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ 1964 में। ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म और लेनिज्म में। ये दो बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं अपने टाइम पर, मार्क्स और लेनिन। ये सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, और अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। ये एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कि यूजफुल और हेल्पफुल होंगे, ताकि सिक्योर कर पाए ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, जो इंडिया के लिए चाहते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा, स्पेशली जो पुअर हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वो सब इसको सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के। ये नहीं चाहते कि फॉरेन कैपिटल और गुड्स इंडिया में आए। फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1925 में हुआ था, और ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म में, लेनिनिज्म में, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में। ये अपोज करते हैं सेशनिज्म का और कम्युनलिज्म का, और एक्सेप्ट करते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एज ए मीन्स। ये मानते हैं कि प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट को किसके? वर्किंग क्लास को, फार्मर को और पुअर को। हालांकि ये पार्टी 1964 में वीक होगी, क्योंकि उसका एक पार्ट इसको इससे अलग हो गया था। तो पार्टी अभी हमने पढ़ी CPIM, जो सेपरेट होकर बनी है इसी से। और ये एडवोकेट करते हैं कि जितने भी आपके लेफ्ट पार्टीज हैं वो सभी मिलकर एक लेफ्ट फ्रंट स्ट्रॉन्ग होकर अपना बनाएं और पावर में आ पाए। अब आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर सेपरेट पार्टी बनी थी। ये भी जोर डालती किस पर? डेमोक्रेसी पर, गांधी सेक्युलरिज्म पर, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पर। ये चाहते कि जो हाई ऑफिस है गवर्नमेंट के, उनको नेचुरल बोर्न सिटीजन जो कंट्री के हैं उन्हीं को वहाँ पर पोस्ट दी जाए। और ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र की, यहाँ पर और इसकी प्रेसिडेंस कहाँ, कौन से स्टेट में? और मेघालय, मणिपुर और असम में भी। अब लास्ट पार्टी आप कहती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। ये आपकी एक पार्टी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर बनी है 26 साल तक। इसके साथ ही उससे फिर अलग हो गई।
ममता बनर्जी ने आईएनसी को छोड़ा और टीएमसी का फॉर्मेशन किया 1998 में। ऑफिशियल सिंबल जो है टीएमसी का वह जोरा घास फूल, ये जो दो फूल आप देख रहे हैं ये जोरा घास के हैं। ये पार्टी शुरुआत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ी जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी। शुरुआत में सक्सेस भी मिली और 7 सीटें भी इसने जीती जब पहला इलेक्शन हुआ था 1998 में। फिर 2001 में विधानसभा इलेक्शंस हुए। टीएमसी ने 60 सीट जीती अलायंस के साथ मिलकर के आईएनसी के, और ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भी बनी। लेकिन कुछ लॉस भी हुआ 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में, और 2006 के बाद वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इनके कंट्रोल में है और उसके बाद इन्होंने एनडीए को भी छोड़ दिया। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी बेटा आपकी, जो इन शॉर्ट रेयर आता है वैसे, बट पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि रीजनल पार्टीज की जो इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी वो क्या है एक्चुअली। हमने नेशनल पार्टीज पढ़ लिया, स्टेट पार्टी पढ़ लिया, रीजनल पार्टी। अगर पिछले 3 डिकेड्स की बात करें, 30 साल की हम बात करें, तो जो आपके ये पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज, इनके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पहले से बढ़ी है। इससे पार्लियामेंट को बेनिफिट हुआ कि इंडिया पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स अब हो चुका है और रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इन सभी का है। अब पिछले 30 साल कोई भी नेशनल पार्टी को ऐसा रहा है कि वो सिक्योर नहीं कर पाए हैं मेजोरिटी सिर्फ अपने बिहाफ पर लोकसभा में। तो रिजल्ट क्या था कि नेशनल पार्टीज को भी मजबूरी थी कि एलियंस बनाए स्टेट पार्टीज के साथ ताकि अपनी गवर्नमेंट बना पाए। 1996 के बाद से लगभग जितने भी स्टेट पार्टीज है सभी को मौका मिला है नेशनल लेवल की कोalition गवर्नमेंट में आने का, क्योंकि जो बड़े नेशनल लेवल की जो पार्टीज थी वो अपने आप में इतना मेजोरिटी नहीं ला पाई कि गवर्नमेंट बना पाए, तो उनको हाथ मिलाना पड़ा स्टेट पार्टी से ताकि सीट्स उनकी बढ़ जाए। और इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, किस चीज़ में मजबूती दी है, फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में। तो अगर हम बात करेंगे रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो उनका इंपॉर्टेंस बताना ज़रूरी है। और सबसे क्या मिलता है, मजबूती मिलती है फेडरलिज्म को भी और डेमोक्रेसी को भी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे सामने, तो उनके सामने चैलेंजेस भी हैं कुछ, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो चैलेंज एक्चुअली है क्या। पूरी दुनिया के लोग एक्सप्रेस करते हैं कि हम डिससेटिस्फाइड हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज फेलियर हैं, अपने परफॉर्म नहीं कर पा रहे फंक्शंस को प्रॉपर वे में। तो जो पॉपुलर डिससेटिस्फिकेशन है, क्रिटिसिज्म है, फोकस करता है मेनली 4 प्रॉब्लम्स के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज में काम कर रही हैं। तो ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन चैलेंजेस को पार कर पाए। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने आप में ही डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि सारी पावर जो कंसंट्रेट है किसके बाद में, एक या जो 2-4 लीडर होंगे टॉप के, उनके हाथ में सारी पावर होती है। पार्टीज मेंबरशिप रजिस्टर कोई रजिस्टर नहीं रखती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मीटिंग्स नहीं होती हैं, और कई बार तो कंडक्ट भी नहीं कराते इंटरनल इलेक्शन को रेगुलरली, कि भाई पार्टी के लीडर कौन बनेगा या दूसरी जो पोस्ट है उसके इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। जो पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं वो हम फॉलो कर लिया जाता है। जो एक ऑर्डिनरी मेंबर है पार्टी का, उसके पास कभी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि पार्टी में क्या हो रहा है, कभी पता ही नहीं चलता है। लीडर्स इससे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ग्रेटर पावर, कि वो जो चाहेंगे वैसा हो जाता है। तो लीडर्स एज्यूम करते हैं और पार्टी नाम पे डिसीजन भी कौन लेते हैं, लीडर्स। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल, अगर आपको पार्टी में रहना तो आपको पार्टी के प्रिंसिपल से, पॉलिसी से सपोर्ट करें या ना करें, बट आपको लॉयल होना होगा लीडर्स के। अगर आप लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज आपका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। अब सेकेंड आता है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। पॉलिटिकल पार्टीज प्रैक्टिस नहीं करती हैं ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अपने फंक्शनिंग में। जो एक बार लीडर बन गया वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अनफेयर एडवांटेज देता है किसको, अपने लोगों को जो उनके क्लोज हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हो। कुछ पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो हमेशा कंट्रोल कौन करता है, एक ही फैमिली के मेंबर सारे, जो कि गलत है बाकी पार्टी के मेंबर्स के लिए। साथ ही डेमोक्रेसी भी बैड है, क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, जो पॉपुलर सपोर्ट जिनके पास नहीं है, वो भी पावर में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं पावर में, क्योंकि लीडर उनका रिश्तेदार था, उसने उनको फेवर किया और अपने बाद पार्टी में एक अच्छी पोस्ट पकड़ा दी। थर्ड है आपका
ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अगर आप देखें पार्टीज में अब रोल बढ़ रहा है मसल पावर का भी और मनी का भी, क्राइम रेट बढ़ रहा है। अब पार्टीज फोकस करते थे इलेक्शन जीतने के ऊपर, तो उसके लिए वो शॉर्टकट भी अपनाते हैं, पैसा दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई भी तरीका है, कोई भी मीन को निकालना है तो उनको सपोर्ट करना है उसको। वो नॉमिनेट करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके पास या तो पैसा बहुत सारा हो या जो उनके लिए पैसा इकट्ठा कर पाए। तो जो रिच पीपल हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने फंड दिया पार्टीज को, उनका इन्फ्लुएंस रहता है, उनका प्रभाव है उनके ऊपर कि वो पॉलिसीज को, डिसीजन को पार्टी के अपने हिसाब से बनवा पाए उनसे। कुछ केसेस में पार्टी सपोर्ट करते क्रिमिनल्स को भी जो इलेक्शन जीत सकते हैं इस एरिया में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, डेमोक्रेसी को लेकर के। पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेट्स हैं इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको इससे दूर किया जाए। पार्टी के चैलेंज हमने पढ़े, पार्टीज में क्या प्रॉब्लम्स थी और वो क्यों रिफॉर्म नहीं कर पाएगी, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सके। जैसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कि जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा किया गया क्योंकि पहले क्या होता था, इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते, या तो मिनिस्टर बनने के लिए या पैसे के चक्कर में। अपनी पार्टी छोड़ी, दूसरी में जाके इन्वॉल्व हो गए। अब लोग कहते हैं कि कोई भी एमएलए या एमपी अगर पार्टी चेंज करता है तो अपनी सीट छोड़नी होगी। यानी अगर आपको एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाना है तो आप एज एमपी एमएलए नहीं जाएंगे, आप जस्ट एज ए मेंबर जाएंगे। इसकी वजह से जो डिफेक्शन है, जो दल बदलने की नीति थी लीडर्स की, वो काफी हद तक कम हुई है। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी है और क्रिमिनल, उनको रोकने के लिए नाउ ये मैंडेटरी है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको एक एफिडेविट देना होगा, डिटेल देनी होगी अपनी प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल केसेस की जो उनके अगेंस्ट पेंडिंग चल रहे हैं। इससे क्या होगा, इस न्यू सिस्टम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक को, तो पब्लिक डिसाइड कर सकती है, भाई देखो इसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं या इसकी प्रॉपर्टी कितने हैं, सब कुछ देख करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको वोट किसको देना है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने पास किया ऑर्डर, नेसेसरी किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस कराएं और साथ ही साथ अपना इनकम टैक्स भी भरें। पार्टी ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, लेकिन इससे क्या है, फॉर्मेलिटी रह गई है। तो अगर बेटा हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, तो ये स्टेप्स टेकन और सजेशंस दोनों आपके आएंगे। तो 3 ये और 3 या 2 आपको सजेशन डालने होंगे। तो ये वो स्टेप्स थे जो हम ले चुके हैं उन्हें सुधारने के लिए। अब हम बात करेंगे इनके अलावा क्या सजेशन हो सकता। सजेशन क्या है अभी इनके लिए, एक कानून बनना चाहिए जो रेगुलेट करे पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के, और ये कंपलसरी किया जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेंटेन करें अपने रजिस्टर को, फॉलो करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाए कि जैसे कि जज बनता है कि अगर किसी पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो उसको हैंडल करने के जज बनाया जाए, उनकी पार्टी में एक अथॉरिटी हो, और साथ ही ओपन इलेक्शंस भी कराएं अपनी हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी। ऐसा ना हो कि जो पार्टी लीडर बन गया वही डिसाइड करे कि मेरे बाद लीडर कौन बनेगा। एक और बात, 2 और कही इन्होंने कि जो मैंडेटरी किया जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दें, किसको, 1/3 लगभग वुमेन कैंडिडेट्स को। साथ ही एक और सजेशन दिया है कि स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की, यानी गवर्नमेंट पार्टीज को मनी से सपोर्ट करे इलेक्शन एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए, चाहे वो पेट्रोल के फॉर्म में, पेपर हो, टेलीफोन हो, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी सभी पार्टीज को इक्वली, ताकि उनका अमाउंट सभी लमसम रहे। हमें ये भी याद रखना होगा कि जब हम बात करें लीगल सॉल्यूशन की, किस प्रॉब्लम को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, अगर हम लीगल सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी कि अगर आपने ओवर रेगुलेट किया तो इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्योंकि क्या होगा, पार्टीज रास्ता निकालेंगी कानून को तोड़ने का, चीट करने का। तो 2 और तरीके हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधार सकते हैं। पहला, पीपल प्रेशराइज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। कैसे होगा, लोग पिटिशन डालें, पब्लिसिटी करें, एजिटेशन करें अगेंस्ट, ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स और मीडिया, ये सब मिलकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जब इतनी तरह के लोग इतने एक्टिविटीज करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट, तो उनको लगेगा तो वो सुधार जरूर करेंगे।
सेकंड, पार्टीज इंप्रूव हो सकती हैं कब? जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाए वो जाके पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी पर डिपेंड करती है कि कितने लेवल पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिग्री क्या है पार्टिसिपेशन की। तो जो प्रॉब्लम बैड पॉलिटिक्स की हम सोल्व कर सकते हैं मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स के हिसाब से। अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छी करनी है तो आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना होगा और ज़्यादा अच्छी पॉलिटिक्स को करना भी होगा। तो ये सब पूरा चैप्टर अपलोड कंप्लीट हो जाता है आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं आपसे।